योजनाओं से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। 2025-26 बजट में जिन योजनाओं का उल्लेख है वो तो है ही, पहले की भी कुछ प्रमुख योजनाएं पूछी जाती हैं। कभी कभी योजनाओं को क्रम से व्यवस्थित करने को कहा जाता है, तो कभी योजना के प्रमुख उद्देश्य को पूछा जाता है। यानी कुल मिला के योजना से कम एक प्रश्न रहना ही रहना है। मुझे इस परीक्षा के लिए जो योजनाएं महत्वपूर्ण लगी उनकी चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। इसे कुछ योजनाओं को प्रश्न के रूप में हम लोग देखेंगे, कुछ को ऐसे ही सरसरी तौर पे देखने का प्रयास किया जाएगा। पहला जो योजना से संबंधित प्रश्न दिख रहा है वह है निम्नलिखित योजनाओं के प्रारंभ होने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित योजनाओं के प्रारंभ होने का क्रम व्यवस्थित कीजिए, जिसमें पहली है प्रधानमंत्री जनधन योजना, दूसरा मेक इन इंडिया, तीसरा स्वच्छ भारत मिशन, चौथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पांचवा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में की गई थी। 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। दूसरी योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत सितंबर में की गई थी और 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। तीसरा स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसको अप्रैल 2015 में इसको शुरू किया गया। 8 अप्रैल 2015 को यह योजना शुरू की गई थी। अप्रैल 2015 में यह योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये इनके प्रारंभ होने का क्रम है। अब इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्यों को भी जान लिया जाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रमुख उद्देश्य था जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनका वित्तीय समावेशन। तो यह योजना वित्तीय समावेशन से संबंधित है। वित्तीय समावेशन, यह योजना वित्तीय समावेशन से संबंधित है। जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनका बैंकों में खाता खुलवाने और जिससे कि उन्हें विभिन्न प्रकार की जो सरकारी सहायता के लाभ हैं वो उन्हें सीधे प्राप्त किए जा सकें, वो उनको सीधे प्राप्त कर सकें। इस खाते के साथ दुर्घटना बीमा भी, 1 लाख का दुर्घटना बीमा भी जुड़ा हुआ था। दूसरा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का प्रमुख उद्देश्य है विनिर्माण, अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का जो योगदान है उसे और बढ़ाना। स्वच्छ भारत मिशन, इसकी शुरुआत गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया। स्वच्छता को समर्पित योजना है। इसमें केंद्र और राज्यों का जो वित्तीय योगदान है उसमें 75% केंद्र देता है और 25% राज्य का योगदान होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यह जो है जो लड़कियों का जो लिंगानुपात है, बालिकाओं का जो जन्म के समय लिंगानुपात है उस लिंगानुपात को बढ़ाना था। जन्म लिंगानुपात को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। जन्म लिंगानुपात को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। शुरू में इस योजना को देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था और बाद में इसे पूरे देश में सभी जिलों में लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यह उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के संदर्भ में शुरू की गई एक योजना है। इसमें मुद्रा का गठन किया गया। मुद्रा जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। जो माइक्रो उद्यम है उनको रिफाइनेंस करने के संदर्भ में इस एजेंसी का गठन किया गया, जो कि भारतीय लघु विकास बैंक की एक अनुषंगी इकाई के रूप में कार्य करती है। इसके तहत जो उद्यम थे उनके 3 कैटेगरीज बनाई गई।
एक शिशु, दूसरे किशोर, तीसरा तरुण। इस संदर्भ में हम लोग पहले एक प्रश्न कर चुके हैं कि यह योजना 2015 में शुरू की गई और 2025 यानी 10 साल में किस राज्य ने सबसे अधिक मुद्रा ऋण दिया है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि तमिलनाडु पहले स्थान पे था, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश था। तो इसमें 3, एक तो शिशु उद्योग, दूसरे किशोर, तीसरे तरुण। इसमें कहा गया कि 50 लाख तक इसमें ऋण मिल सकता है। इसमें 50 लाख से 50,000 तक इसमें ऋण मिल सकता है। इसमें 50,000 से 5 लाख तक और इसमें 5 लाख से 10 लाख तक। 2024-25 बजट में ये कहा गया एक और नई श्रेणी इसमें बनाई गई जिसे तरुण प्लस कहा जाता है। तरुण प्लस, इसमें कहा है कि तरुण श्रेणी के जो उद्यम पहले ऋण लिए हैं और समय से उन्हें चुकता कर दिए हैं, वो अब 10 लाख से 20 लाख के बीच उन्हें ऋण मिल सकता है। तो इस नई श्रेणी को तरुण श्रेणी इसमें कहा गया है। ठीक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन किस योजना को आगे बढ़ाते हुए शुरू किया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन किस योजना को आगे बढ़ाते हुए शुरू किया गया है। 2025-26 बजट में इसका उल्लेख किया गया है राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का। इसमें कहा गया है कि मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू किया जाएगा। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए, मेक इन इंडिया की शुरुआत हम लोगों ने देखा कब हुआ था। मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में हुई थी। तो 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई और मेक इन इंडिया को आगे, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए अब 10 साल से अधिक हो गए, तो इसको आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू किया जाएगा। इस मिशन में सभी प्रकार के उद्योग होंगे, लघु भी होंगे, मध्यम भी होंगे और बड़े भी होंगे, मध्यम और बड़े। ठीक, इनको लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए अब इस राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन में आगे क्या कहा गया है कि 5 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। और वो 5 क्षेत्र कौन कौन से होंगे, इसमें कहा गया कि 5 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। और ये 5 क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो व्यवसाय करने की सुगमता और लागत, व्यवसाय की सुगमता और लागत पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, मांग वाली नौकरियों के लिए भावी तैयार कार्यबल पर ध्यान दिया जाएगा। भावी मांग वाली नौकरियों के लिए भावी तैयार कार्यबल पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा, जीवंत और गतिशील MSME क्षेत्र। चौथा, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और 5वां, गुणवत्ता युक्त उत्पाद। तो 5 चीजों पर ध्यान देने की बात कही गई है। पहला कहा गया है कि व्यवसाय करने की सुगमता और लागत पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, मांग वाली नौकरियों के लिए भावी तैयार कार्यबल, यानी कार्यबल को भी तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा, जीवंत और गतिशील MSME क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा। चौथा, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाएगा। 5वां, गुणवत्ता युक्त उत्पाद पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक। अगला, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण की सीमा कितनी की गई है। तो इसके तहत जो ऋण की सीमा पहले 3 लाख थी उसे 5 लाख किया गया है। इसको हमने ऐसे बीच में रख लिया कि ये कहीं भूल न जाए, तो 3 लाख से 5 लाख अब इसकी सीमा कर दी गई है। अब जो पुरानी कुछ योजनाएं हैं उनको हम लोग देख लें एक सरसरी तौर पे, जो प्रमुख योजनाएं हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ योजनाओं को क्रम से मिलवा ही लिया। तो पुरानी जो योजनाएं हैं उसको हम लोग एक एक करके देखें। स्वच्छ भारत मिशन हम लोगों ने देख लिया। अटल पेंशन योजना को शुरू किया गया था 2015 में। 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा
प्रदान करने पर ध्यान दिया गया था। वही इसका उद्देश्य है। अभिदाताओं और उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 से 5000 के बीच पेंशन का प्रावधान है। पात्रता 18 से 14 वर्ष की आयु है। बैंक में खाता धारक होना चाहिए। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। फिर अगले योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, इसको 2016 में शुरू किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की शुरुआत की गई थी 2016 में। 2016 में इसे शुरू किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, जिन्हें रर्बन क्लस्टर नाम दिया जाएगा। तो ग्रामीण क्लस्टरों का विकास इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, और इसके बाद ग्रामीण भी शुरू की गई। तो शहरी कब शुरू की गई? शहरी 2015 में शुरू की गई और ग्रामीण 2016 में शुरू की गई। आवास से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2015 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में शुरू की गई। ठीक, अब एक दो योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, और दूसरी है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, ये दो योजनाएं शुरू की गई हैं। 15 अगस्त 2015 को इन दोनों योजनाओं की घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 2015 को इन दोनों योजनाओं की घोषणा की गई थी, लेकिन पहले शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया शुरू हुई जनवरी 2016 में, और फिर उसके बाद स्टैंड अप अप्रैल 2016 में शुरू की गई। पहले स्टार्टअप को शुरू किया गया जनवरी 2016 में, और फिर इसको स्टैंड अप को अप्रैल 2016 में शुरू किया गया। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सिर्फ माह का अंतर है इन दोनों में, स्टार्टअप और स्टैंड अप में। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है कि नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन। किसी भी उद्यम को स्टार्ट करने संबंधी जो वातावरण चाहिए, विशेषकर पूंजी की आवश्यकता होती है कि सुगमता से उन्हें पूंजी और टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो जाए, तो उसको सरकार उपलब्ध कराने पर ध्यान देगी। स्टैंड अप का क्या उद्देश्य है कि संस्थागत साख संरचना तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। स्टैंड अप में जो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमी हैं, उनको उद्यमों को शुरू करने के संदर्भ में उनको ऋण आदि की व्यवस्था कराना। ठीक, अगला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना, ये भी 2015 में शुरू की गई। 2015 में इसे भी शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये भी 2015 में शुरू की गई, लेकिन मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पहले शुरू की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये पहले शुरू की गई, ये फरवरी 2015 में शुरू की गई, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जुलाई 2015 में शुरू की गई। और इन तीनों से पहले एक और योजना उस समय 2015-16 के बीच थी, इसके बाद शुरू की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
जो कि 2016 में शुरू की गई थी। और खरीफ फसल के संदर्भ में इसकी शुरुआत खरीफ फसल से हुई थी, लेकिन इसमें खरीफ, रबी, वाणिज्यिक और व्यापारिक सभी प्रकार की फसलें हैं, जिसमें खरीफ की फसल पर 2%, रबी पर 1.5%, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 1% इसमें प्रीमियम की बात कही गई है। ठीक। अब आगे कुछ योजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में शुरू की गई। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, सिटी मिशन, इस स्मार्ट सिटी मिशन को शुरू किया गया था 2015 में। स्मार्ट सिटी मिशन को 2015 में, जून 2015 में शुरू किया गया था। फिर प्रधानमंत्री इधर की जो थोड़ा सा और नज़दीकी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत 2019 में हुई और इस योजना की शुरुआत गोरखपुर से हुई थी। और कृषक परिवारों को यह लाभ 2018 शुरू हुई 2019 में, लेकिन यह लाभ कृषक परिवारों को दिसंबर 2018 से देने को कहा गया। इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्षतः 4 माह की 3 किस्तों में, यानी 2,000 रुपया की 3 किस्तों में 6,000 रुपया इसमें किसान परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। ठीक। अगली योजना है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ये इस वर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन, इस योजना को शुरू किया गया था 2019 में। 2019 में इस योजना को शुरू किया गया और इस योजना का उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य है वर्ष 2024 तक, यह 2024 तक के लिए योजना थी। वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति सुनिश्चित कराना, सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति सुनिश्चित कराना। इस योजना को इस बजट में आगे बढ़ा दिया गया है। 2024 अब कहा गया कि ये योजना 2024 में यहाँ खत्म हो जाती, तो इसे कहा गया कि अब ये 2028 तक चलेगी, यानी जल जीवन मिशन की जो योजना है उसे आगे बढ़ाया गया है, 2028 तक ये चलेगी। ठीक। किसान सम्मान निधि के बाद किसानों से संबंधित एक और योजना 2019 में शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान किसान मानधन योजना, मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई 2019 में भी, ये भी शुरू की गई थी। इस योजना का जो प्रावधान था, जो उद्देश्य था, वो क्या था? इस योजना के पात्र, इसमें कहा गया कि इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के जो किसान होंगे उन्हें जो प्रीमियम वो देंगे, उस हिसाब से उन्हें न्यूनतम पेंशन 60 वर्ष के पश्चात दी जाएगी। योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी, जिससे कि उन्हें 60 वर्ष के पश्चात पेंशन प्राप्त हो सके। एक और किसानों से संबंधित योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि 2017 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, किसान संपदा योजना, संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि 2017 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण भी शामिल है, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना, उनकी आय को दोगुनी करने का प्रयास, ये सारी चीज़ें इस योजना में शामिल है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी पहले की। अब जो 2025-26 बजट में जिन योजनाओं का उल्लेख किया गया है उन योजनाओं को हम लोग देख लें। 2025-26 बजट में जिन योजनाओं का उल्लेख है उसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि किस राज्य ने सर्वाधिक ऋण इसमें बांटा है। एक योजना शुरू की गई है डिजिटल कृषि मिशन। डिजिटल कृषि मिशन डिजिटल डिजिटल कृषि मिशन कृषि मिशन डिजिटल कृषि मिशन में क्या कहा गया कि यह जो है भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से बजट 23-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की शुरुआत की गई। बजट 2024-25 में माननीय वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। यानी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की बात बजट 23-24 में की गई थी और 24-25 बजट में इसे लागू करने की बात कही गई। और इसमें कहा गया कि 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराया जाएगा। फिर इसके बाद ये कहा गया कि 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान की। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के स्वरूप पर आधारित है। इस मिशन के अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, तो मिशन का उद्देश्य एक ही मंच पर एक समेकित डाटाबेस का निर्माण करना है। इसके फलस्वरूप किसान अपनी डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने और उसे प्रमाणित करने में सक्षम हो जाएंगे और विभिन्न लाभों एवं सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल कृषि मिशन में 2 मूलभूत स्तंभ हैं, एक एग्री स्टैक, दूसरा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। इसमें 2 मूलभूत स्तंभ हैं, एक एग्री स्टैक और दूसरा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। एग्री स्टैक में किसान डीपीआई के रूप में डिजाइन किया गया। इसके माध्यम से किसानों को कुशलता, आसानी और तेज गति से सेवाओं और योजनाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। एग्री स्टैक के 3 प्रमुख घटक हैं, एक तो किसान रजिस्ट्री जिसमें किसान की अपनी पहचान होगी, दूसरा भू संदर्भित गाँवों के नक्शे, तीसरा बोई गई फसल की रजिस्ट्री। एग्री स्टैक के तहत किसान आईडी की शुरुआत की गई है। फिर किसान जो आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए निम्न 6 राज्यों में प्रायोजित परियोजनाएं संचालित की गई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद है। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली में यह प्रणाली फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों आदि पर सुदूर संवेदन आधारित जानकारी को एकत्रित करने के लिए एक व्यापक भू स्थानिक प्रणाली का निर्माण करेगी, जिससे मृदा प्रोफाइल मैपिंग की जा सके। यानी किसानों को हर तरह की मिट्टी की, मौसम की, जल संसाधनों आदि की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी, जिससे कि वो निर्णय लेने में सक्षम हो कि हमें कौन सी फसल कब उत्पादित करनी है। ठीक, तो ये एक महत्वपूर्ण योजना थी। अब हम लोग बजट में जिन योजनाओं का उल्लेख किया गया है उन योजनाओं को देख लें, तो फिर बजट 2025-26 की योजनाओं को देख लिया जाए। बजट 2025-26 में जिन योजनाओं का उल्लेख किया गया उसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं दलहन आत्मनिर्भर मिशन, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की बात कही गई है। इसको शुरू करने की बात कही गई है, जिसमें इस मिशन में निम्नलिखित पर बल दिया जाएगा: जलवायु अनुकूल बीजों का विकास और वाणिज्यिक उपलब्धता, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि, उत्पादकता को बढ़ाना,
फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार करना तथा किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। ठीक, इसी के साथ कपास उत्पादकता मिशन की भी बात कही गई। कपास उत्पादकता मिशन, कपास की उत्पादकता को बढ़ाने संबंधी एक मिशन की भी शुरुआत का उल्लेख बजट में किया गया है। लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसमें इसके तहत जो है किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा बढ़ाई गई है 3 लाख से 5 लाख, उसका भी उल्लेख इस योजना के संदर्भ में किया गया है। अगला परमाणु ऊर्जा मिशन। परमाणु ऊर्जा मिशन, परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू करने का उल्लेख किया गया है। फिर भूस्थानिक मिशन, भूस्थानिक मिशन, भूस्थानिक मिशन में क्या किया जाएगा? परमाणु ऊर्जा मिशन में तो परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना है लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए। अब यह लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया गया है। भूस्थानिक मिशन, राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन जो शुरू किया गया है, यह पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए यह मिशन भू अभिलेखों, शहरी योजना और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के डिजाइन के आधुनिकीकरण में सुविधा प्रदान करेगा। पीएम शक्ति गति शक्ति योजना की बात कही गई थी 2024-25 बजट में, उसी के तहत भूस्थानिक मिशन की से राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन की शुरुआत होगी, जो कि बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करेगा, जिसमें भू अभिलेखों, शहरी योजना और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के डिजाइन के आधुनिकीकरण में सुविधा प्रदान होगी। तो इस बजट में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो उल्लिखित की गई। फिर अन्य जो योजनाएं हैं जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना, जिसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसका उल्लेख किया गया है। साथ में मिशन मौसम, मिशन मौसम, मिशन मौसम का उल्लेख किया गया है। मिशन मौसम में क्या कहा गया कि मिशन मौसम जो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी 2050 में किया गया। इस मिशन का उद्देश्य है अत्याधुनिक मौसम निगरानी प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों का विकास करना, उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय पर्यवेक्षण, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों तथा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों का उपयोग करना। ठीक, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना, बिजली योजना, इसकी शुरुआत 2024 में की गई थी। इसकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। 13 फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य छत पर सौर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को मुफ्त में बिजली प्रदान करना है। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 2024 में की गई थी। बीमा सखी योजना, बीमा सखी योजना, बीमा सखी योजना, सखी योजना, बीमा सखी योजना की शुरुआत भी 2024 दिसंबर 2024 में की गई। बीमा सखी योजना की शुरुआत दिसंबर 2024 में की गई। माननीय प्रधानमंत्री ने पानीपत हरियाणा में इसका शुभारंभ किया। इसमें कहा गया कि यह योजना महिलाओं 18 से 70 वर्ष की महिलाओं के लिए है, को भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करने वाली योजना है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में मासिक 7,000 रुपया, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपया, तीसरे वर्ष में 5,000 रुपया वेतन के रूप में मिलेगा। यानी एजेंट जब बनेंगी वो बीमा एजेंट भारतीय जीवन बीमा निगम में, तो एजेंटों को तो कोई मासिक वेतन मिलता नहीं है, लेकिन महिला ये जो एजेंट बनेंगी इन्हें मासिक वेतन दिया जाएगा।
पहले वर्ष 7,000 रुपया, दूसरे वर्ष 6,000 रुपया, तीसरे वर्ष 5,000 रुपया। इसके अलावा बीमा पॉलिसी बेचने पर जो कमीशन मिलता है वो उन्हें मिलेगा। अगली योजना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान। माननीय प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत हजारीबाग झारखंड में अक्टूबर 2024 में 2 अक्टूबर 2024 गांधी जयंती के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई और यह आदिवासी समुदाय के व्यापक और समग्र विकास को सुनिश्चित करने संबंधी योजना है। आदिवासी समुदाय के व्यापक और समग्र विकास को सुनिश्चित करने संबंधी योजना है। इसी के साथ 2-3 चीज़ें और हम लोग देख लें। एक तो जो नवरत्न कंपनियों की बात की गई है और एमएसएमई की जो कैटेगरी है उसमें कुछ संशोधन किया गया है, वो बजट के दौरान किया गया है, तो उसको हम लोग देख लें। एक तो नवरत्न जो कंपनियां घोषित की जाती हैं और महानवरत्न और महारत्न। एक श्रेणी नवरत्न की है, दूसरी एक श्रेणी महारत्न की है। नवरत्न की श्रेणी को 1997 में शुरू किया गया, इसको 2010 में, महारत्न को 2010 में शुरू किया गया। इन्हें जिन कंपनियों को जो सार्वजनिक उद्यम है जिन्हें नवरत्न या महारत्न घोषित किया जाता है उन्हें कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है कि वो अपने से कुछ निर्णय बिना सरकार की अनुमति के कुछ निर्णय ले सकते हैं। तो जो नवरत्नों की संख्या है वर्तमान में नवरत्नों की जो संख्या है वो संख्या 26 हो गई है। 26 हो गई है। 2 कंपनियां 2024 में नवरत्न घोषित की गई, जिसमें एक IRCTC है। IRCTC 25वीं नवरत्न के रूप में इसकी घोषणा की गई और दूसरी है IRFC। दोनों रेलवे से संबंधित सार्वजनिक उद्यम है। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, और IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, यह रेलवे के लिए वित्त जुटाने का कार्य करती है। इसको 25वीं नवरत्न घोषित किया गया, इसको 26वीं। तो 26वीं नवरत्न जो है वो IRFC यानी कुल नवरत्नों की संख्या 26 हो गई है। ठीक, अब इन नवरत्नों को क्या स्वायत्ता होती है? नवरत्नों को स्वायत्ता ये होती है कि ये 1,000 करोड़ रुपया या अपने निवल मूल्य का 30%, इन दोनों में जो कम हो उतने का निवेश ये सरकार से बगैर अनुमति के कर सकते हैं। महारत्न जो कंपनियां हैं, महारत्न जो नवरत्न कंपनियां ही महारत्न घोषित की जाती हैं, उन्हें थोड़ी सी और स्वायत्ता दी जाती है। तो भारत में इस समय वर्तमान में 14 महारत्न कंपनियां हैं। 14वीं जो महारत्न कंपनी घोषित की गई है वो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं महारत्न कंपनी घोषित किया गया। इसके पहले जो 13वीं महारत्न कंपनी थी वो OIL थी, 2023 में उसे घोषित किया गया। HAL को 2024 में महारत्न कंपनी घोषित किया गया। तो महारत्न जो संख्या है वो 24 है। इन्हें स्वायत्ता यह है कि ये 5,000 करोड़ रुपया या अपने निवल मूल्य का 25%, इसमें जो भी कम हो उतने का ये निवेश सरकार की बगैर अनुमति के कर सकती हैं। अब जल्दी से हम लोग MSME के संदर्भ में जो संशोधन किया गया है उसको देख लें। MSME के संदर्भ में 3 कैटेगरी है इसमें, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो माइक्रो किसे कहा जाएगा, स्मॉल किसे कहा जाएगा, मीडियम किसे कहा जाएगा? तो माइक्रो किसे कहा जाएगा? अब माइक्रो कहा जा रहा है कि माइक्रो उसे कहा जाएगा जिसका 2.5 करोड़ रुपया, जिनका संयंत्र मशीनरी आदि में निवेश है,
अधिकतम निवेश 2.5 करोड़ रुपया होना चाहिए, या 10 करोड़ रुपये तक जिनका कारोबार है, अधिकतम 10 करोड़ तक जिनका कारोबार है जिन उद्यमों को, उन्हें माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल उन्हें कहा जाएगा जिनका निवेश अधिकतम 25 करोड़ है और या जिनका कारोबार 100 करोड़ है। जिनका निवेश अधिकतम 25 करोड़ है या जिनका कारोबार अधिकतम 100 करोड़ है, उन्हें स्मॉल कहा जाएगा। और मीडियम किन्हें कहा जाएगा? मीडियम उन्हें कहा जाएगा जिनका मीडियम कंपनियां उन्हें कहा जाएगा जिनका निवेश 125 करोड़ रुपया अधिकतम हो या कारोबार 500 करोड़ रुपया अधिकतम हो, उन्हें मीडियम इंटरप्राइजेस कहा जाएगा। ठीक, तो आगे फिर हम लोग कुछ अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे।